हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रोविजन और रिजर्व के बारे में डिफरेंशिएट सीखा था कि किस टाइम हम कौन से पार्ट प्रॉफिट के पार्ट को प्रोविजन कहेंगे और कौन से प्रॉफिट के पार्ट को हम रिजर्व कहेंगे। तो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, ये मेरे साथ एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझे। और आज की क्लास में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होगा और एक एग्जाम्पल से मैं आपको बाइफरसेट करके दिखाऊंगा कि प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट होती है, प्रोविजन बनाएंगे तो उसके दो सिचुएशन आ जाती है। बनाने पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया नहीं बनाया, बनाया या नहीं बनाया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 बार करेंगे एक क्वेश्चन को। Provision when provision for depreciation is not maintained, when provision for depreciation maintained with disposal and without a disposal account. अब ये डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी सीखेंगे, पहले प्रोविजन का कंसेप्ट सीख लो। देखो सर, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड। अब इसका ओनर कौन है? सीईओ मुकेश अंबानी। अब ये एक बिजनेस और करते हैं जिन पे इनको एक मशीन की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस है इसलिए मशीन, इनके बहुत सारे बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री के। ये नहीं कि इनका जियो ही है, नहीं, इनके बहुत सारे बिजनेस है। ये इलेक्ट्रिकल में बिजनेस करते हैं, ये इंडियन ऑयल में बिजनेस करते हैं, ऑयल में बिजनेस करते हैं, पेट्रोल वगैरह में बहुत सारा बिजनेस है इनके। आप सर्च करना रिलायंस इंडस्ट्री के, रिलायंस ग्रुप में कितने बिजनेस है। तो इनकी एक मशीन आती है 10 करोड़ रुपए की। इनकी एक मशीन आती है दोस्तों 10 करोड़ रुपए की। अब क्या हुआ, इन्होंने 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन खरीदी 10 करोड़ रुपए की, और ऑन अप्रोक्सीमेटली डेप्रिसिएशन लगता है इसके अंदर। डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% के रेट से लगता है। डेप्रिसिएशन कितने रेट से लगता है? 25% के रेट से। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि 1 साल बाद ये मशीन की वैल्यू 25% घट सकती है, घटेगी ये नहीं बता सकते, घट सकती है। एस्टिमेट बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा होता है। अच्छा, तो अब मेरी बात समझ। इनका अकाउंटेंट कहता है सर आप मेरे को एक प्रॉब्लम अराइज आ रही है। अकाउंटेंट होता है इनका अकाउंटेंट एक प्रॉब्लम लेके आता है मुकेश अंबानी के पास, कहता है सर आप मेरी एक प्रॉब्लम समझो। रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी के पास प्रॉब्लम लेके आता है, पहला क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है सर मेरे को एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अकाउंट्स कैसे बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलो, मुकेश अंबानी ने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है सर देखो, मशीनरी 10 करोड़ रुपए की है, ठीक है, मशीनरी 10 करोड़ रुपए की है और इस पे 25% का रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो देखा जाए तो 4 साल के अंदर ये मशीन खत्म हो जाती है। तो 4 साल बाद मुझे मशीन दोबारा खरीदनी पड़ेगी। अगर हम मशीन दोबारा नहीं खरीदते तो हमें क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है सर कि ये मशीन आज मान लो 1 अप्रैल 2019 को मशीन कितने की है? 10 करोड़ रुपए की। मशीन कितने की है दोस्तों? 10 करोड़ रुपए की। और मान लेते हैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाया एट द रेट 25%, एट द रेट 25%। 15 मिनट ध्यान समझो और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले 15 मिनट समझ लो। तो कितने की मशीन बच गई दोस्तों? 8.5 करोड़ की, नहीं 7.5 करोड़ की। और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे हैं हम, एसएलएम बेसिस पे, सिंपलिसिटी के लिए एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। तो मैंने कहा डब्ल्यूडीवी कितनी होगी बताओ। मैंने कहा ये रही डब्ल्यूडीवी 1 साल बाद, डब्ल्यूडीवी 2020 को इतनी की हुई। मैंने कहा और डेप्रिसिएशन लेस करो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% इजिकल टू 2.5 लाख करोड़। ध्यान समझना कॉन्सेप्ट को, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो डब्ल्यूडीवी 2021 में कितनी हो गई? मैंने कहा 5 करोड़, मतलब 2 साल बाद इसकी वैल्यू 5 करोड़ रह गई। मैंने कहा और डेप्रिसिएट करो उसको, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%, कितना आ गया? 2.5 करोड़। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो क्या बच गया? 2.5 करोड़।
WDV 2020 को कितनी, 2022 को कितनी होगी, इतने की। मैंने कहा और डेप्रिशिएट करो इसको एक और, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% इज इक्वल टू 2.5 करोड़। अब कितने की मशीन बच गई, अब मशीन बचेगी 0 की, और 2023 में ये मशीन की वैल्यू 0 हो गई। अब इधर क्या मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी प्रोडक्शन करने के, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे एक न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी, न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी। मुकेश अंबानी कह रहे ठीक है क्या दिक्कत है, खरीद लेना, न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी। अकाउंटेंट ने इतनी बात समझाई उसको, अकाउंटेंट ने मुकेश सर को इतनी बात समझाई कि सर देखो जिस दिन हम मशीन खरीदते हैं उस दिन के साल से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 4 साल के अंदर मशीनरी 0 हो जाती है। 2023 में हमें एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, सोचो 2023 में हमें एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी और उसके लिए हमें चाहिए 10 करोड़ रुपए फिर दोबारा। तो मुकेश अंबानी कह रहे क्या दिक्कत क्या है, खरीद लेना। सर मान लो जिस दिन हमें नई मशीन खरीदनी है, मान लो जिस दिन हमें न्यू मशीन खरीदनी है, मान लो जिस दिन हमें न्यू मशीन परचेज करनी है, न्यू मशीन परचेज करनी है, उसी दिन कंपनी को हैवी लॉसेस हो जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिस दिन हमें नई मशीन खरीदनी हो उस दिन कंपनी को लॉस हो सकता है, वो भी छोटा मोटा लॉस नहीं, बहुत हैवी लॉस हो सकता है। देखो फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। सर जिस दिन हमें मशीन खरीदनी हो अगर उस दिन कंपनी को हैवी लॉस हो जाए तो हम मशीन नहीं खरीद पाएंगे, सर हम मशीन नहीं परचेज कर पाएंगे। आप ये मत समझो कि लॉस नहीं होगा, आप ये मत समझो लॉस होगा ही नहीं। भाई लॉस क्यों नहीं हो सकता, बताओ लॉस क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है सर, पॉसिबिलिटी देखो, लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता, सर हो सकता है। अगर हो सकता है तो मान लो कि जिस दिन मशीन खरीदनी है उसी साल लॉस हो जाए तो भाई क्या होगा, हम मशीन नहीं परचेज कर पाएंगे, हम मशीन नहीं परचेज कर पाएंगे। तो अगर मशीन नहीं खरीदी तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगी तो सर गुडविल भी खराब हो जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी सर, और गुडविल खराब होगी तो मार्केट में वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। तो सर बहुत सारा नुकसान है। अगर एक दिन प्रोडक्शन में कस्टमर सारे भाग जाएंगे, कस्टमर भी नहीं बचेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदे थे कस्टमर भी नहीं बचेंगे। तो सर एक दिन अगर मशीन नहीं खरीद के लाए जिस दिन जरूरत है और तो क्या क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्रोडक्शन रुक जाएगा, सेल नहीं होगी, गुडविल खराब होगी, मार्केट में वैल्यू खराब होगी, दैट इज गुडविल, कस्टमर भाग जाएंगे, हमारे कस्टमर क्यों ना रुकते हैं। अगर आपको एक दुकान से ना मिले सामान तो आप कहीं और दुकान पे चले जाओगे, चले जाएंगे। सर दुविधा बड़ी आई तो मुकेश अंबानी ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इसका सोल्यूशन दिया, इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन दिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जिस दिन मशीन खरीदनी है, जिस दिन मशीन परचेज करनी हो उस दिन ही हैवी लॉस हो जाए तो, हैवी लॉसेस हो जाए तो कैसे मशीन खरीदेंगे, परचेज करेंगे। कैसे मशीन परचेज करेंगे, क्वेश्चन ये था मेरा। क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मान लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सर होगा ही होगा लॉस, हम ये नहीं कह रहे कि लॉस होगा ही होगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर लॉस हो गया तो तब क्या करेंगे भाई। तो भाई अनसर्टेनिटी को तो ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ऐसे तो ना मजे आ रहे हैं, कंपनी चला रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी चलाओगे तो सबसे पहले कुछ पैसा सेव होना चाहिए। तो कंपनी के ओनर ने कहा मुकेश अंबानी का इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, और इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया, इन्होंने कहा देखो, इन्होंने कहा ध्यान सुनना, सोल्यूशन खत्म होने वाला है इसके बाद। इन्होंने कहा देखो सर आप ऐसा करो, मुकेश अंबानी ने कहा सोल्यूशन दिया अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मशीन जिस दिन मशीन डेप्रिशिएट होकर खत्म हो गई उस दिन नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, अगर नई मशीन खरीदनी पड़ेगी तो लॉस हो सकता है, कंपनी को क्या पता लॉस हो जाए या पता लॉस, अगर लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट होगा तो उसमें से खरीद लेंगे। अगर लॉस हो गया, हैवी लॉसेस हो गया, कंपनी बर्बाद होने को आ गई तो मशीन कैसे खरीदेंगे, प्रोडक्शन तो करनी है।
तो भैया इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हर साल कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से सेव करते हैं फॉर फ्यूचर लायबिलिटी। हर साल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेव करते हैं फॉर फ्यूचर लायबिलिटी। सोचो, जिस साल मशीन खरीदी और सेव करना उस साल से चालू करेंगे, और सेव करना उस साल से चालू करेंगे जिस साल मशीन खरीदी थी, जिस साल मशीन परचेज करी थी। जिस साल मशीन परचेज करी थी, और जितना पैसा सेव करोगे, और जितना पैसा सेव करेंगे वो स्पेशली फॉर मशीन होगा, अब बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन दिया मुकेश अंबानी ने। उन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, जिस साल आप मशीन खरीदना चाहते हो, अगर मान लेते हैं उस साल लॉस हो जाए, आपकी बात भी ठीक है, हो सकता है लॉस, कि उस साल लॉस हो जाए तो हम मशीन नहीं खरीद पाते, तो ऐसा कर लेते हैं जिस साल मशीन खरीदी उस साल से ही क्या पता उस साल प्रॉफिट हो, क्या पता अगले साल प्रॉफिट हो। कि 4 साल में एक बार भी प्रॉफिट नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि लास्ट वाले साल में लॉस हो जाए, ऐसा तो नहीं है लॉस ही होता चले जाएगा, फिर क्या फायदा। तो जिस साल आप मशीन खरीद रहे हो उस साल से कुछ पैसा सेव करते चले, कुछ पैसा यहाँ से सेव कर लो, कुछ पैसा अगले साल सेव कर लेना प्रॉफिट में से, कुछ पैसा अगले साल सेव कर लेना प्रॉफिट में, कुछ अगले साल। तो ऐसे करके क्या होगा, 4 साल में पैसा इकट्ठा हो जाएगा और मशीन खरीद लेना। सर ये बात तो सही कही आपने। तो मतलब जिस साल हम मशीन खरीदेंगे उस साल से ही कुछ पैसा सेव करते हुए चलेंगे, और क्योंकि हम सेव जो पैसा कर रहे हैं वो फ्यूचर लायबिलिटी के लिए कर रहे हैं, जानते हैं लायबिलिटी, फ्यूचर नो लायबिलिटी, यहाँ लिख लो नो, फ्यूचर नो लायबिलिटी के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसे पैसे के सेव को क्या नाम देते हैं बच्चे, प्रोविजन। क्या नाम देते हैं, प्रोविजन। ये तो समझ में आया। अभी तो मैंने सिर्फ प्रोविजन समझाया है, ध्यान सुनना, अभी मैंने सिर्फ प्रोविजन समझाया है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम प्रोविजन समझाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं समझाया। क्या समझाया है, प्रोविजन। तो सर आप मुझे बताओ कि कैसे करेंगे। मैंने कहा जिस दिन आपको लगता है, जिस दिन आप मशीन खरीद रहे हो उस दिन अगर आपको लगता है कि उस दिन क्या हो जाए, लॉस हो जाए कंपनी को, तो आप क्या करो, जिस दिन मशीन खरीद रहे हो उस दिन से ही आप सेव करते हुए चलो कुछ पैसा, और जब कुछ पैसा सेव करते चले जाओगे, जब ये मशीन पूरी डेप्रिशिएट हो जाएगी तब आप क्या करना, एक नई मशीन खरीदते टाइम इस पैसे को यूज कर लेना, क्योंकि स्पेशली ये पैसा सेव करा गया है मशीन के लिए। दैट इज द नेम ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन कब बनाते हैं, प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन क्या होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जब हम फ्यूचर लायबिलिटी अराइज होने वाली है ये जानते हैं। समझाया था मैंने, जब हम फ्यूचर लायबिलिटी अराइज होने वाली है ये जानते हैं तब हम प्रोविजन को बनाते हैं। क्या ये इसको रिजर्व बोल दूं, नहीं, क्यों नहीं बोलूं, रिजर्व तो तब बोलते हैं जब अनसर्टेन लायबिलिटी होती है, पता नहीं होता, कंटीजेंसी होती है, एकदम ही आ जाती है लायबिलिटी अराइज। कंटीजेंसी मतलब एकदम ही लायबिलिटी अराइज होती है, बट यहाँ तो पता है कि फ्यूचर में 4 साल बाद लायबिलिटी होगी, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे दोस्तों, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोविजन। प्रोविजन अभी मैंने प्रोविजन समझाया, अभी मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं समझाया। तो सर ये तो समझ में आ गया, और ये अकाउंटेंट सुनकर खुशी से चलने लग गया, घर जाने लग गया, कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात हुई, सर ने समझा दिया। अब तो ये फायदा भी हो गया कि अगर मैं जिस दिन मशीन खरीदता हूँ उस दिन से अगर कुछ पैसा सेव करके चलता हूँ इस मशीन के लिए कि फ्यूचर में ये लायबिलिटी पक्का राइज होगी, तो जिस दिन ये डेप्रिसिएशन लगकर ये मशीन खत्म होगी, जो मशीन खरीदी थी उस दिन डेप्रिसिएशन लगकर ये मशीन खत्म होगी, तो मैं नई मशीन खरीदने के लिए अगर लॉस भी हो जाता तो मैंने पैसा सेव कर रखा है, तो मैं उस पैसे से मशीन खरीद सकता हूँ। क्या बात समझ में आई सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अब अकाउंटेंट जा ही रहा था काम करने, एकदम इसको दूसरी बात याद आ गई और इसने दूसरा क्वेश्चन पुटअप करा, वापस आया, सर कह रहा एक क्वेश्चन का सवाल और दे दो सर, फिर मैं चले जाऊंगा। सर मेरी एक और प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का आंसर दीजिए, मैं अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लूंगा। तो मुकेश अंबानी बोला बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। मैंने कहा सर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आप कह रहे हो कि पैसा सेव करो। मान लेते हैं पहले साल में फर्स्ट ईयर में जिस दिन मशीन खरीदी थी
उस ईयर में प्रॉफिट मेरे को हो गया 2 करोड़ का। तो सर इस 2 करोड़ में से कितना पैसा सेव करूं? मैंने कहा सेकंड ईयर में मान लेते हैं प्रॉफिट मेरा हो गया 10 करोड़ रुपए। तो सर मैं इस 10 करोड़ में से कितना सेव करूं? ऐसा करूं कि मेरी तो अगले, मेरे को पता है 4 साल बाद मेरे को 10 करोड़ की लायबिलिटी अराइज होने वाली है, क्योंकि 10 करोड़ की मशीन खरीदूंगा आज तो 4 साल बाद खत्म हो जाएगी, तो 4 साल बाद मुझे 10 करोड़ की मशीन और खरीदनी पड़ेगी। तो मैं पहले साल में कितना पैसा सेव करूं, मैं सेकंड ईयर में कितना पैसा सेव करूं, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सेव करूं या कितना करूं? सर ये जानना है। तो मैं कह रहा हूं अगर मुझे प्रॉफिट सेव करना है तो हाउ मच अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट वी सेव्ड, कितना प्रॉफिट सेव करना चाहिए प्रॉफिट में, मतलब कितना पैसा सेव करना चाहिए किसके लिए, मशीन के लिए, प्रॉफिट में से। सर ये पूछ रहा क्वेश्चन कितना पैसा सेव करूं, कितना पैसा सेव करूं। ये तो समझ में आ गया कि सेव करना है, क्योंकि अगर सेव करेंगे आगे जाकर लॉस भी होता है तो वहां से निकाल लेंगे, पर कितना, हर साल के प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट निकाल कर सेव करूं, ये पूछ रहा है। ऐसे लिख दूं, हर साल के प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट निकाल कर प्रोविजन के नाम का सेव करूं, हर साल के प्रॉफिट में से निकाल कर कितना पैसा प्रोविजन के नाम का सेव करूं। ये क्वेश्चन दूसरा पुटअप करा और सही भी क्वेश्चन था। भाई पहले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्या 2 करोड़ सेल कर दे? अच्छा पहले साल सेव नहीं करा बिल्कुल भी, सेकंड कह रहा 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो पूरा 10 करोड़ निकाल दिया मशीन के लिए, हो गया खत्म कहानी। सर ऐसा नहीं, कह रहा हर साल कितना प्रॉफिट में से निकाल कर, अच्छा हर साल के प्रॉफिट में से निकाल कर कितना पैसा सेव करूं, हर साल के प्रॉफिट में से निकाल कर कितना पैसा सेव, कितना पैसा प्रोविजन के नाम का सेव करूं, प्रोविजन के नाम का सेव करूं। तो हमने कहा ये आपका क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर देंगे। क्या आप बताओ आपने मशीन कितना खरीदी थी? आंसर दिया इसने, कहता है उतना पैसा सेव करो, उतना पैसा सेव करो जितना आप डेप्रिसिएशन लगाते हो हर साल। अरे कितना सिंपल बोल दिया इसने, तो जितना आप हर साल, जितना आप डेप्रिसिएशन लगाते हो हर साल। तो मतलब प्रोविजन किसके बराबर बनाना है, प्रोविजन बनाना है डेप्रिसिएशन के बराबर। प्रोविजन किसके बराबर बनाना है, डेप्रिसिएशन। अगर आपने प्रोविजन डेप्रिसिएशन के बराबर बनाया है तो इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं प्रोविजन जो बनाया वो किसके लिए, किसके लिए, फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बात समझ में आई है नहीं? ऊपर मैंने आपको समझाया प्रोविजन नहीं, प्रोविजन बनाना है, पैसा सेव करना है, पर कितना अमाउंट का पैसा सेव करूं? उसने कहा जितना आप डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हो उतना सेव कर लो। तो इसलिए बढ़िया, प्रोविजन किस बराबर सेव करा, डेप्रिसिएशन के बराबर। जितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे उतना प्रोविजन सेव करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बात समझ में आती नहीं आती? तो हमने कहा देखो आप जितना डेप्रिसिएशन, आपने मशीन कितनी खरीदी थी 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2019 को कितने की मशीन खरीदी थी, 10 करोड़ की। और क्या करना, डेप्रिसिएशन लगाना एट द रेट 25%। तो कितना आ गया 2.5 करोड़। और 2.5 करोड़ डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना प्रॉफिट लगाया, तो इतने का प्रोविजन बना। तो प्रोविजन अकाउंट में कितना पड़ जाएगा, प्रोविजन प्रॉफिट में से कितना निकालो 2.5 करोड़। जिस साल आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसी साल प्रोविजन में 2.5 करोड़ डाल दो प्रॉफिट में से निकाल कर। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा दोस्तों, फिर बच जाएगा 7.5 करोड़। ठीक है, माइनस ये हो गया डब्ल्यू, फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%। कितना हो जाएगा सर 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। फिर डेप्रिसिएशन लगाया, जब जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तब तब प्रोविजन में फिर पैसा डालते चले आना। तो फिर ऐसा आ गया 2.5 करोड़ रुपए। तो भैया प्रोविजन में कितना अमाउंट आ गया 5 करोड़ रुपए। और डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लगा दिया मैं, 5 करोड़ रुपए लगा दिया। देख लो कितना बच गया, 5 करोड़ बच गया। देखो अब माइनस कर देंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट 25%। तो बताओ फिर दोबारा कितना लगाएंगे 2.5 करोड़ रुपए। और जब जब प्रोविजन, जब जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तब तक उस साल के प्रॉफिट से 2.5 पैसा निकालते रहना और प्रोविजन में सेव करते रहना। कितना हो गया 7.5 करोड़। अब आगे फिर दोबारा, फिर भाई क्या बच गया 2.5 करोड़ बच गया। और 2.5 करोड़ बच गया, लास्ट में साल में डेप्रिसिएशन लगाया एट द रेट 25%। तो कितना आ गया 2.5 करोड़ आ गया दोस्तों। तो भैया क्या हो गया,
ये हो गया 0, और जिस साल डेप्रिसिएशन लगाया था उसी साल फिर दोबारा पैसा सेव करो, और यहाँ देखो जरा, ये 2.5 करोड़ जुड़ गया, कितना हो गया 10 करोड़। तो देखो अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उतना प्रोविजन चार्ज कर लेना, प्रोविजन निकाल लेना, प्रोविजन में से पैसा प्रोविजन में ऐसे डाल देना। तो जब जब आप प्रोविजन डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उस साल प्रोविजन में पैसा डालोगे, तो आपका जहां मशीन खत्म और वहीं पैसा दोबारा 10 करोड़ बढ़ गया। क्या बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन, जो बनाया अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम पड़ा इसका। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? सर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हम कहेंगे कि सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप करा, सर मानो आपने कहा कि सर डेप्रिसिएशन दूसरे साल में, तीसरे साल में मान लेते हैं, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया 2.5 करोड़ रुपए का, मान लो थर्ड ईयर में लॉस हो गया, तो बताओ डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़ रुपए का कहां से निकाले? बताओ सर, डेप्रिसिएशन आपने 2.5 करोड़ का बोला, कह रहे जितना आपका डेप्रिसिएशन लगता है 2.5 करोड़ को उतना प्रॉफिट से निकाल लेना। मैंने कहा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, आप बताओ कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो ये समझ लेना प्रॉफिट नहीं होता, 2.5 करोड़ तो निकालने हैं। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये कहता हूँ कि क्वेश्चन बच्चा ये पूछता है कि थर्ड ईयर में आप कहते हो कि जितना डेप्रिसिएशन लगाना है उतना प्रोविजन में से पैसा निकाल लो, ठीक है। तो हमने कहा प्रोविजन में पैसा निकालने का देखो ये तरीका है, प्रोविजन हम निकालते नहीं है, प्रोविजन हम चार्ज करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में ही बताया था, प्रोविजन हम चार्ज करते हैं, जैसे पैसा निकालते नहीं है, पीएल अकाउंट में डालते हैं। क्या करेंगे, जितना डेप्रिसिएशन लगेगा 2.5 करोड़ रुपए का, उतना हम पैसा पीएल से निकालने का नहीं, उतना 2.5 करोड़ रुपए प्रोविजन के नाम के पीएल के डालने का है। समझ में आ रहा है? इससे लॉस और बढ़ जाएगा, हम डाल देंगे। तो सर बताइए, तो मैंने कहा दो कंडीशन है, या देखो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि थर्ड ईयर में लॉस हो या प्रॉफिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपको क्या करना है, आपको चार्ज करना है, चार्ज करने का। यहाँ कह रहा हूँ ना, प्रॉफिट प्रोविजन निकालना है, निकालना नहीं होता, क्या होता है, चार्ज करना होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, जब जब डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़ का लगेगा मशीन के अंदर, तब तक हम प्रोविजन के नाम का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम का पीएनएल अकाउंट में 2.5 करोड़ डाल देंगे। इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और 2.5 करोड़ चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे सेव होता है पैसा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो प्रॉफिट कम हो गया, एक तरीके से प्रॉफिट कम हो गया, तो जेब में पैसा रह गया। आप मेरी बात समझो, मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास कैश पड़ा है 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कैश आया 10 करोड़ का। अब मैंने 2.5 करोड़ रुपए यहाँ से मैंने चार्ज कर दिया। अब जब 2.5 करोड़ रुपए चार्ज कर दिए तो प्रॉफिट कम हो गया, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा करने से क्या होता है, मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है तो टैक्स मुझे कम भरना पड़ेगा। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट कम होगा उतना कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो सोचो, दिमाग लगाया यार, प्रोविजन को आप निकालो मत, तो उसमें क्या है भाई, आप कह रहे हो चार्ज कर दो 10 करोड़ के, आपकी 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है और आपकी जेब में 10 करोड़ पड़ा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दिया, डाल दिया। इससे क्या हुआ, 10 करोड़ से 2.5 करोड़ पे कम हो गया, 2.5 करोड़ में 7.5 करोड़ दिख रहा है। क्या जेब से पैसा चले गया क्या? नहीं, जेब से पैसा तोड़ना क्या, प्रोविजन तो डालने से, डेप्रिसिएशन लगाने से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डालने से प्रॉफिट कम हो जाता है, पर जेब से कैश थोड़ा कम होता है। जेब से कैश तो तब कम होगा जब खरीदेंगे मशीन, समझो। तो चार्ज करने से प्रॉफिट कम कर दिया, पर कैश तो ना कम हुआ, कैश तो जेब में ही रह गया मेरे दोस्त। और जब कैश जेब में रहा तो हर साल प्रॉफिट कम करते जाऊंगा, कैश जेब में पड़ा रहता जाएगा, कैश पड़ा रहेगा तो इकट्ठा हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर थर्ड ईयर में प्रॉफिट कम हो जाता है या कुछ भी कम हो जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता, हम चार्ज करते हैं, निकालते नहीं है। तो मैं तो समझा रहा हूँ निकालने का, तो निकालने का मतलब हर बार ये समझो कि चार्ज कर रहे हैं। चार्ज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम दिखेगा बुक्स अकाउंट में, पर जो कैश जेब में पड़ा होगा वो थोड़ी ना कम होगा, वो ऐसे कैसे ही रहेगा। 2.5 करोड़ से प्रॉफिट कम हो जाएगा पर 2.5 करोड़ से कैश कम नहीं होगा जेब में से। आया समझ में नहीं आया? दूसरा तरीका, अगर आपके पास उस साल लॉस हो जाता है और नहीं निकाल पाते तो उस लॉस को क्या करते हैं हम, उस लॉस को कोई बात नहीं अगले साल बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता, उसी साल बनाना पड़ता है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको प्रोविजन चार्ज करना ही पड़ेगा, आपको प्रोविजन चार्ज करना ही पड़ेगा। मान लो सर हमारे को 10 करोड़ का लॉस होता और हम 2.5 करोड़ पे डालते तो 12.5 करोड़ का लॉस हो जाता, कोई बात नहीं, लॉस होता अगले साल वो एडजस्ट होता, पर 2.5 करोड़ आपको डालना ही पड़ेगा प्रोविजन के नाम का। क्या बात समझ में आती है दोस्तों? सर यहाँ क्लियर हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा मशीन के अंदर, क्या करूंगा, प्रोविजन चार्ज कर दूंगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो अब डेप्रिसिएशन मशीन के अकाउंट में नहीं लगता, अब क्या लगता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराने के 3 तरीके होंगे। वो 3 तरीका क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूँ, उसके 3 तरीके होंगे। पहला, विदाउट प्रोविजन मेंटेन बनाया, कोई प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करा, प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है शुरू से। देखो प्रोविजन मेंटेन करोगे तो पैसा सेव करोगे शुरू से, और सेव कैसे करोगे, चार्ज कर, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में डाल दिया पर पैसा कम नहीं हुआ जेब से, ठीक है सर।
तो एक क्वेश्चन समझते हैं, और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। दो प्रॉब्लम राइज हुई कि पैसा सेव करना चाहिए और दूसरा कितना करना चाहिए। हमने कहा पैसा सेव करो जब से आप मशीन खरीदे हो, और दूसरा को प्रॉब्लम आई कितना पैसा सेव करो, अप टू द अमाउंट ऑफ जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करो वो उतना पैसा आप सेव कर लो, तो आपका अमाउंट पैसा निकल आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम राइज हुई थी, तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के दो कंडीशन लगाई। एक तो पैसा सेव करो मतलब प्रोविजन मेंटेन करो, और दूसरा प्रोविजन कितना मेंटेन करो, प्रोविजन मेंटेन करो अप टू द अमाउंट ऑफ जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे हर साल में उतना मेंटेन कर लो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लो एग्जांपल लिखते हैं, और एग्जांपल को तीन तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको बाइफरकेट करने में आसानी रहेगी कि क्या पहले था और क्या अब है और कितने तरीके से क्या होता है। अच्छा एक बार ये बता देता हूँ, प्रोविजन और एसेट डिस्पोजल भी लिख देता हूँ, फिर एसेट डिस्पोजल के बाद फिर एग्जांपल बनाते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? कहता है जब जब आप मशीन बेचोगे, कहता है जब जब आप मशीन बेचोगे एक अलग अकाउंट में आकर बेचोगे। अलग अकाउंट का मतलब उस मशीन की सेल को मशीन के अकाउंट में ना दिखाकर एक अलग अकाउंट में दिखाएंगे जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज मतलब खराब हो जाना, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोजल होते हैं ना जिसमें दारू वारू पीने वाला डिस्पोजल होता है, तो वो खराब हो जाना, डिस्पोजल। डिस्पोज क्या पानी पिया, जैसे शादियों में डिस्पोजल होते हैं, पानी पीते हो तो पानी पिया फेंक दिया, तो डिस्पोज, पी के यूज करा और फेंको, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहता है जब भी आप कोई मशीन बेचते हो तो आप मशीनरी अकाउंट में वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना दिखाओ, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाओ जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट मतलब एसेट डिस्पोज हो गई तो जब जब मशीन बेचोगे तब तक ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। 10 मशीन बेची 10-12 का एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, अलग अलग मशीन का अलग अलग एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर लिखे हम इंग्लिश में लिख देते हैं। तो मैं हिंदी में क्या बताया, हिंदी में बताया है जब भी आप कोई मशीन बेचते हो तो आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, क्या करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन निकालने के लिए। सर अभी तक तो हम मशीन के अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते थे, कहता नहीं अब नहीं करना। अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन भी अलग अकाउंट में जाकर करोगे, इसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट का मतलब जो भी एसेट होगी, मशीनरी, प्लांट, कोई भी हो। तो लिख लेते इन द इवेंट of an asset sold, in the event of an asset sold, in the event of an asset sold being sold, in the event of an asset being sold, in the event of an asset being sold, a new account is open, a new account titled, क्या होगा, एसेट डिस्पोजल। एसेट चेंज होता रहेगा, जो भी एसेट होगी, कंपनी, मान मशीनरी है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा, बिल्डिंग डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल है ना, एसेट डिस्पोजल, एसेट का नाम चेंज हो जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट का ओपन करेंगे। अ न्यू अकाउंट टाइटल एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन। क्या बात समझ में आती है? अगर हम कभी भी कोई एसेट बेचते हैं तो हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका ओपन करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ओपन इन द लेजर अकाउंट। ये कैसे होगा, ये अकाउंट कैसे बनता है, लेजर की तरह बनता है, मतलब टी शेप अकाउंट, लेजर अकाउंट। किस लिए बनाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग। क्यों बनाते हैं दोस्तों ये अकाउंट, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन, ऑन द सेल ऑफ एसेट, ऑन द सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसलिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। इसकी जनरल एंट्री, प्रोविजन की जनरल एंट्री रिमेनिंग रह गई है, मैं बाद में कराऊंगा एक अकाउंट से। पहले मैं एग्जांपल समझा आ गया। तो जब भी हम मशीन बेचोगे, जब प्रोविजन मेंटेन करोगे तभी अकाउंट बनाना है, मतलब विदाउट के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब एग्जांपल समझते हैं कब इसको बनाना है। जब क्वेश्चन में बोलेगा तब बना लो, अगर नहीं चाहता तो प्रोविजन केस में हर बार बना लो। एग्जांपल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान सुने मेरी बात। आज की क्लास में एग्जांपल होगा, कल की क्लास में, अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले एग्जांपल सुन लो। ऑन 1 अप्रैल, साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ साथ आप। ऑन 1 अप्रैल 2019 a firm purchase a machine of rupees, इसको कर लो 2020। a firm purchase a machine of rupees 12 लाख रुपए, 12 लाख की एक मशीन खरीदी। लिखते चलेंगे साथ साथ। ऑन 1 अक्टूबर
ऑन 1 अक्टूबर 2022 ऑन 1 अक्टूबर 2022 a part of machine purchased on a part of machine नहीं, आप पार्ट नहीं करेंगे दोस्तों। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, अगर आपने लिख दिया तो सर काटिए इसको, क्योंकि पहले मैं एक प्रोविजन का क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं प्रोविजन क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रोविजन में समझाने में मेरे को बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि अगर मैंने प्रोविजन का क्वेश्चन नहीं करा और ये करा दिया तो सर आप समझ नहीं पाओगे। तो पहला मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको प्रोविजन का, सिर्फ प्रोविजन का, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा और फिर वाला क्वेश्चन कराऊंगा बाइफरकेट करने के लिए, मतलब समझाने के लिए कि डिफरेंस क्या होता है बाकी अकाउंट्स में और इसमें अकाउंट में। ठीक है, प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, और प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कराए। मान लो क्या करा है मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ शुरू से ही, मतलब पैसा प्रोविजन अकाउंट में डाल रहा हूँ। डेप्रिसिएशन कहाँ डालते हैं, प्रोविजन अकाउंट में। तो उसके लिए अकाउंट बनाते हैं और उसको समझते हैं। लो भाई, कह रहा है यू आर गिवन अ फॉलोइंग बैलेंसेस, you are given a following balances as on 1 अप्रैल 2005, एज ऑन 1 अप्रैल 2005 को कुछ बैलेंसेस मुझे गिवन है। वो क्या क्या गिवन है, मैंने कह रहा है मशीनरी अकाउंट में मेरा जो पैसा पड़ा है वो 5 लाख रुपए पड़ा है। मशीनरी अकाउंट में मेरा पैसा कितना पड़ा है, 5 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है 1,16,000 रुपए का, मतलब 5 लाख का मेरे पे बैलेंस पड़ा है 1 अप्रैल 2005 को। सुन लो ध्यान से, 1 अप्रैल 2005 को मेरे पास 5 लाख का बैलेंसेस पड़ा है। मशीनरी में कितना पैसा बैलेंस पड़ा है, 5 लाख रुपए, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरा कितना बैलेंस पड़ा है, 1,16,000। इसका मतलब क्या है, इसको हम नाम देते हैं एक इकट्ठा डेप्रिसिएशन, मतलब एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। इसको हम क्या नाम से जानते हैं, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। मतलब प्रोविजन को ही क्या नाम से जानते हैं, क्योंकि इकट्ठा आता चले जाता है डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप को। ठीक है, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन तो कितने का, तो इसका मतलब यह है 5 लाख में अभी तक इतने का डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीन, चार्ज्ड ऑन मशीन, depreciation is charged on machine at 20% per annum by straight line method, by straight line method, 20% per annum by straight line method. A piece of machine purchase, a piece of machine purchase on 1 अप्रैल 2003 में for 1 lakh was sold on 1 अक्टूबर 2005 for 60,000. Prepare the machinery account and provision for depreciation account, पहला केस विद डिस्पोजल अकाउंट, खोलना है, और दूसरा केस क्या है, विदाउट डिस्पोजल, बिना डिस्पोजल अकाउंट खोले भी करके दिखाओ। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करना है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझे, हम आपको एक क्वेश्चन कराने जाऊंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया पूरा प्रोविजन समझ में आ गया। प्रोविजन मेंटेन करा है, अगर प्रोविजन मेंटेन करा कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलेगा बनाने में।
अब आपको 15 मिनट से 10-20 मिनट से मेरे को देखना है, एक बार मैं खत्म करा दूं ना, मेरे एक कॉम्बिनेशन सीखना है कि 3 अकाउंट बनेंगे यहाँ पर पहले केस के अंदर, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अगर आप इन तीनों कॉम्बिनेशन समझ गए तो मैं बहुत ही आसानी से इसका ट्रीटमेंट आपको समझा दूंगा कि प्रोविजन इतना सिंपल बनवा दूंगा मैं, प्रोविजन जिसका वो हिसाब नहीं। बट 15 से 20 मिनट आपको कुछ नहीं करना, आप सामने देखना है। क्वेश्चन नहीं उतारा, वीडियो बाद में पॉज करके उतार लेना आपके पास ही। देखो अब ध्यान से पढ़ना। यू आर रिक्वायर्ड अ फ्लोइंग बैलेंसेज ऑज ऑन 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 को कुछ बैलेंसेज मुझे गिवन है, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। आप मुझे बताओ प्रोविजन का मतलब क्या हुआ। प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यही था मतलब। प्रोविजन इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से निकाला जाता है। और कैसे करके निकाला जाता है? चार्ज करके निकाला जाता है, वो अलग बात है कैसे निकाला जाता है, तो निकाला जाता है ना। अच्छा, प्रॉफिट का नेचर बताना क्या होता है, क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? सर प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। तो एक डब्बे में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उस पर क्रेडिट नेचर का सामान है, अगर उसमें से बाहर निकाला मैंने कुछ सामान, तो ये क्या निकल जाएगा? डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट रहेगा? सर क्रेडिट ही रहेगा। दोबारा समझो, एक डब्बे के अंदर प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अब प्रॉफिट में से निकालूंगा तो प्रॉफिट ही तो निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा तो उसका नेचर क्रेडिट ही तो होगा। तो प्रोविजन ही तो क्या है? प्रॉफिट का पार्ट है। जब मेरा प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से मैंने प्रोविजन निकाला, तो प्रोविजन का नेचर भी क्या हो गया? क्रेडिट। हाँ, ये डब्बा जरूर डेबिट हो जाएगा, क्यों? प्रॉफिट क्रेडिट था तो कम हो गया, तो कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। डब्बे का नहीं लेन देना मुझे किसका लेन देना है? प्रॉफिट कम हो गया उसका लेन देना। प्रॉफिट में से जब कोई सामान निकाला था प्रोविजन के नाम का, सेव करा, तो प्रोविजन का नेचर क्या है? इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन भी तो एक तरीके का प्रॉफिट है, तो वो भी इसका नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट नेचर का होता है। अगर ये क्रेडिट नेचर का है तो उसकी जब अकाउंट बनाते जब शुरुआत करूंगा तो उसके क्रेडिट साइड से शुरुआत करूंगा, नेचर के हिसाब से अकाउंट की शुरुआत होती है। बताओ मशीनरी अकाउंट का नेचर क्या है? डेबिट, एसेट है, तो एसेट का नेचर डेबिट है, तो शुरुआत कहां से होगी? डेबिट साइड से होगी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है? क्रेडिट, तो शुरुआत कहां से होगी? क्रेडिट साइड से होगी। मतलब ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल 2005 को मेरे पास पहले से 5 लाख का पिछले साल से बचा हुआ जो है 5 लाख की मशीन है, और उससे मेरा बचा हुआ जो है फॉर डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका अभी तक इस मशीन में? 5 लाख की, 1,16,000 की मशीन। पहले तो मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखो फिर आपको प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ जब प्रोविजन विद डिस्पोजल है। अगर आप ये समझ गए ना सर, प्रोविजन कभी नहीं भूल सकते। बस आपका ना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, ये ना तीनों अकाउंट आपस में लिंक होते हैं। और फिर आपके पास मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ क्या करेंगे? जब भी कोई मशीन बेचूंगा तो यहाँ आकर बिकेगी, कहा था ना। एक अगला अकाउंट बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस की। और ये हमेशा इसका बराबर होगा अकाउंट, ये हमेशा अकाउंट क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं आया तो आपने क्वेश्चन गलत करा है, बैलेंस शीट की तरह। चलो भाई, ये आपका मैंने 3 अकाउंट बना दिया। सबसे पहले भाई मशीनरी अकाउंट का नेचर क्या है दोस्तों? मशीनरी अकाउंट का नेचर क्या है? मशीनरी अकाउंट का नेचर होता है डेबिट। तो मुझे पहले से बैलेंसेस गिवन है, पहले तो मैं लिखूंगा 2005 अप्रैल 1, क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी। शुरुआत से, बीडी का मतलब क्या होता है? पिछले साल तक मेरे पे 5 लाख की मशीन पड़ी थी, इस साल 5 लाख की है। पिछले साल 5 लाख की है तो इस साल भी 5 ही लाख की होगी। पिछले साल के एंड में 5 की, तो इस साल के शुरू में भी 5 होगी। और यहाँ होगा 2005 अप्रैल 1। ध्यान समझना, पहले तो बैलेंस, स्टेप नंबर 1 क्या है? बैलेंस को ट्रांसफर करो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी। कितना? 1,16,000 रुपए। ध्यान समझना मेरे दोस्तों,
ध्यान समझना, क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने क्या करा, जो भी बैलेंसेस आपको गिवन होंगे वो डाल दो, अगर नहीं गिवन तो मत छोड़ दो। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर बैलेंसेस गिवन थे कि मशीनरी अकाउंट 2005 में 5 लाख की पड़ी थी और इस पे अभी तक कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 1,16,000। ये बात तय कर लो या बार लिख लो, आपने पहले भी सीखा होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनता है तो डेप्रिसिएशन सारा का सारा प्रोविजन पे जाता है, तभी तो ये बढ़ेगा। और अगर डेप्रिसिएशन प्रोविजन में जा रहा है, मशीन पे नहीं जा रहा, तो कम कैसे होगी। तो मशीन इतने की ही रहेगी जितने की पहले थी। मैंने मशीन 5 लाख की खरीदी थी कभी भी, तो 10 साल बाद भी 5 लाख की शो हो रही होगी, क्योंकि उस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा। भाई समझो मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाऊं बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का, तो जब बैलेंस निकालूंगा तभी तो 3 लाख की मशीन बचेगी, तो बैलेंस तभी तो आएगा जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पर जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर देते हैं, हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन में चार्ज करते हैं, मशीन के अकाउंट में चार्ज नहीं करते। इसलिए जब जिस साल पे मशीन खरीदी होगी हमेशा उसी साल उतने की रहेगी। 10 साल भी देखोगे तो 5 लाख की नजर आएगी, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा जब मेंटेन करूंगा। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा तो मशीन जितने की खरीदी थी 10 साल पहले आज भी उतने की रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा तभी तो मशीन की वैल्यू कम होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ध्यान सुनना। आइए कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन 20% पर एनम बाय एसएलएम बेसिस। कह रहा अ पीस ऑफ मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003, मतलब 1 अप्रैल 2003 में कुछ मशीन खरीदी थी, वो कितने की थी, 1 लाख रुपए की। आज उसको बेच दिया 1 अक्टूबर 2005 में कितने की, 60,000 रुपए की। क्या मैं कंपैरिजन कर लूं 2003 से 2005 की मशीन पर? नहीं सर, पहले 2003 में जो मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, क्या वो इसके अंदर नहीं होगी? मैंने आपको क्या बताया अभी, समझाया था, फिर दोबारा समझ लो। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो मेरे दोस्तों, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो प्रोविजन अकाउंट में चार्ज होता है। अगर डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में चार्ज हुआ है तो डेप्रिसिएशन मशीन में चार्ज नहीं होगा। मशीन में मतलब यहाँ भी आएगा डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा। अगर बाय डेप्रिसिएशन यहाँ आता, मान लो मेरा डेप्रिसिएशन लगता है 50,000 रुपए का, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी बच जाती है, बाय बैलेंस शीट कितना बच जाता है, 4,50,000, तब मशीन कम होती है ना। जब मैं डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में डाल ही नहीं रहा तो मेरी मशीन की वैल्यू कम कैसे हो जाएगी। तो मतलब मेरी मशीन पहले जिस दिन मैंने खरीदी होगी उस दिन भी 5 लाख की, आज भी 5 लाख की, 10 साल बाद भी 5 लाख की रहेगी। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा। अगर इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा तो मशीन की वैल्यू कम नहीं हो सकती, जब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। तो सर डेप्रिसिएशन तो वैसे तो लग रहा है, हाँ लग रहा है, पर किस अकाउंट में लग रहा है, प्रोविजन, किसी और अकाउंट में लग रहा है, तो वहां पता चले जा रहा है। तो यहाँ 5 लाख की मशीन पर अभी तक कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1,16,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब ये देख लेंगे, फिर निकाल लेंगे कि मशीन की नेट वैल्यू कितनी, 5 लाख में से 1,16, बस मशीन के अकाउंट में चार्ज नहीं होकर किसी और अकाउंट में डेप्रिसिएशन जा रहा है। ये समझ में आ गया। अगर कोई और अकाउंट में जाएगा तो मशीन जिस दिन, मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट है, जिस दिन खरीदी थी आज भी उस दिन इतने की है और अगले साल भी इतने की रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लग ही नहीं रहा इसके अंदर। तो देखो अब आपने कितने की मशीन बेची थी, 1 अप्रैल 2003 को 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, वो 5 लाख के अंदर है, और 1 अक्टूबर 2005 को उसको बेच दी। तो मैं कहता हूं 1 अक्टूबर 2005 तक इसकी वैल्यू कितनी है वो निकालते हैं। चलो यहां पर निकालते हैं कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलेबल मशीन। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलेबल मशीन। तो मुझे बताओ सबसे पहले मशीन कब खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2003 में खरीदी थी, कितने की, 2003 में खरीदी थी, कितने की दोस्तों, 1 लाख रुपए की खरीदी। 2003 में कितनी खरीदी थी, 1 लाख की, और बेस कब थी, 1 अक्टूबर 2005 को। तो तब तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% से लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो बता दो 20% कितना आएगा, साल के शुरू में खरीदिए तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 20% आएगा 20,000 माइनस ये आ गया 80,000, ये कितना आ गया दोस्तों, 80,000 रुपए। कितना आ गया WDV ऑन 1 अप्रैल 2004, मैं अक्टूबर में बेच रहा हूँ तो अभी 2004 ही आया है, लेस डेप्रिसिएशन इस साल ही पूरे का लगेगा 20%। 2005 में बेची है ना मैंने मशीन, वो भी अक्टूबर को, तो 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 20,000 रुपये जो और पहले बार लगा था वही दूसरी बार, तो कितने की मशीन बच गई, 60,000 रुपये की मशीन बच गई। उसको हम क्या नाम देंगे, WDV ऑन 1 अप्रैल 2005 के इस दिन मशीन बेची है, या
या दोस्तों अक्टूबर को बेची है तो अक्टूबर को बेची, तो अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर एक को बेची है तो सितंबर लास्ट हो गया, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन और लगेगा। तो पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन था 20,000 रुपए, तो 6 महीने का कितना हो गया बता दो, 10,000 रुपए। तो मशीन कितने की रहेगी मेरे दोस्तों, 50,000 रुपए की। तो 1 अक्टूबर को मशीन की वैल्यू कितनी थी डब्ल्यूडीवी ऑन 1 अक्टूबर 2005, डब्ल्यूडीवी ऑन 1 अक्टूबर 2005 कितने की मशीन थी, 50,000 रुपए की। तो लेस कर देंगे सर। अब इधर सेल कितने की करी हमने, सेल हमने बेच दी 60,000 रुपए की, 60 की बेच दी तो क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। दोबारा देखेंगे कितने की बेची मैंने, 60 की बेच दी, तो मेरे को क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 50,000 की मशीन 60 में बेच दी तो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। मुझे एक चीज जानना है सर, मुझे एक चीज जानना है, ये 1 अप्रैल को डेप्रिसिएशन अभी तक कितने पर लगा है इस मशीन पे, 5 लाख पे, 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लग चुका, 5 लाख पे 1,16,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये मतलब है इसका, जो ऊपर 5 लाख की मशीन है ना, तो 2003 में खरीदी थी पूरी 5 लाख की मशीन, 2 साल में 5 लाख पे 1,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 1 अप्रैल को। मतलब अगर मैं कहूं उस 5 लाख में अगर 1 लाख है, अगर मैं कहूं उस 5 लाख में अगर 1 लाख है, तो मैंने 5 लाख के 2 पार्ट कर दिए। यह समझाने के लिए आपको लिखना नहीं है, 5 लाख के 2 पार्ट कर दिए दोस्तों। पहला पार्ट कि वो मशीन जो बेची और वो मशीन जो बेची नहीं। मैंने कहा बेची वाली कितनी मशीन है, 5 लाख की, 1 लाख रुपए की मशीन मैंने बेच दी, कॉस्ट जिसकी थी, और 5 लाख भी क्या है, कॉस्ट ही है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। और कॉस्ट जो बच गई रिमेनिंग मशीन की वो 4 लाख रुपए की। अब 4 को तो छोड़ो, 5 लाख पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज चुका है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा प्रोविजन पे, 1,16,000 रुपए, 1,16,000 रुपए। तो मैं जानना चाहता हूँ जो मशीन मैंने बेची उस पर कितना का डेप्रिसिएशन लगा, मैंने निकाल दिया। देखो दोस्तों ऊपर कब बेची है, मैं बता दूं, ये 1 अप्रैल 2005 का बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2005 पे, 1 अप्रैल 2005 में 1,16,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है, दोबारा समझ लो, 1 अप्रैल 2005 तक का डेप्रिसिएशन है, अक्टूबर तक का नहीं है। तो देखो डेप्रिसिएशन कितना है, पहला 20,000 रुपए, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगा है, अप टू अक्टूबर 1 अक्टूबर 2005 का। और मेरे को क्या चाहिए वैल्यू, सिर्फ कहां तक की वैल्यू चाहिए, सिर्फ यहां तक की वैल्यू चाहिए, अप्रैल 2005 तक का। तो अप्रैल तक 1 लाख की मशीन पे कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 40,000 रुपए का। तो मैंने कहा 1,16,000 में 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन सिर्फ अप्रैल इस पे है। तभी तो अक्टूबर को, अप्रैल 1 2005 को 60,000 की मशीन दिखी थी मेरी। तो मैंने कहा अभी तक, ध्यान सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले मैंने कहा वो मशीन जो बेच दी उसको अलग कर लो, और वो मशीन जो बेची नहीं है उसको अलग कर लो। 1 लाख, अभी तक 5 लाख पे कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 1,16,000 का। तो मैंने कहा बताओ 1 लाख पे कितने का डेप्रिसिएशन, मैंने ऊपर कैलकुलेशन करी, 1 अप्रैल तक मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 1 अप्रैल तक मैंने 2 बार डेप्रिसिएशन लगाए, एक ये रहा। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस भी 1 अप्रैल तक था, टोटल मत कर देना। क्यों, क्योंकि बैलेंस टोटल का थोड़ी ना है दोस्तों, टोटल का मतलब अक्टूबर तक का बैलेंस है नहीं, जब ये अप्रैल तक का बैलेंस है तो अप्रैल से पहले कितना डेप्रिसिएशन लगा वो निकालेंगे ना, ठीक है। अब मुझे बताया अभी 1 लाख पे कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो समझ में आया आपको। तो मैंने कहा 5 लाख के 2 पार्ट कर दो, एक वो पार्ट जो 1 लाख रुपए की मशीन बेची। अब मुझे बताओ 5 लाख में अभी तक कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 1,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, वो भी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। तो मैंने कहा बताओ 1 लाख में भी 1 अप्रैल 2005 का ही तो जुड़ा होगा, 1 अप्रैल 2005 तक की तो वैल्यू जुड़ी होगी। तो मैंने कहा 1 अप्रैल तक 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है एक्यूमुलेट टोटल। तो मैंने कहा अगर 1,16,000 में 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है तो बाकी रिमेनिंग इस पे लगा होगा 4 लाख पे। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये बात चल गया कि 1 लाख रुपए की मशीन 5 लाख के अंदर 1 लाख की मशीन है, और ये 40,000 का डेप्रिसिएशन इसके अंदर है। समझ में आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बस मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि ये 10,000 रुपए इसके अंदर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 रुपए अप्रैल के बाद डेप्रिसिएशन लगा, मतलब इस साल करंट ईयर में लगा है। और ये वैल्यू कब तक की है, ये वैल्यू है पिछले साल तक की, अप्रैल 2005 के, मतलब पिछले साल का जो एंड हुआ है, तो पिछले साल तक का भी डेप्रिसिएशन देखेंगे। तो मैंने कहा 1 लाख की 5 लाख की मशीन पर अगर 1,16,000 का डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख की मशीन पर अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 40,000 रुपए का, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, सर मशीन डिस्पोजल अकाउंट कहता है, दोबारा सुनना ध्यान से, अब छोड़ दो सारी चीजें, ये समझ में आ गया ना आपको, कौन सा का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लेना, क्योंकि करंट ईयर का तो अब लगाऊंगा ना सर, ठीक है। तो सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा देता हूं मैं, ये लो, साल के एंड में लगाएंगे, तो अभी नहीं लगाता, साल के एंड में लगता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अच्छा ये बता दो, आप ये बताओ कि
मशीनरी डिस्पोजल क्या आता है मशीनरी अकाउंट से। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी अकाउंट से कहता है भाई जब भी तू कोई मशीन बेचेगा पहले ये मशीन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दियो। क्या बोला भाई, तू कोई मशीन बेच रहा है ना, एसेट डिस्पोजल का काम क्या है, जब भी कोई मशीन बेचेगा तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा तब भी आके बिकेगी। तो भाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कहता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी अकाउंट से कहता है कि भाई जब भी आप कोई मशीन बेचोगे पहले ये मशीन मेरे अकाउंट में आनी चाहिए, फिर वहां जहां से बिकेगी। देखा ठीक है, डाल देते हैं। तो इसने मशीनरी को ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, इसने क्या कर दिया, मशीन को ट्रांसफर कर दिया इसके पास। तो इसके बाद मशीन नहीं आ गई, 1 लाख रुपए की मशीन बेच रहा था तो 1 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर हो गया। दोबारा सुन लो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कहता है मशीनरी अकाउंट से कि जब भी आप कोई मशीन बेचोगे तो पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो मशीन कितने की बेची थी उसने, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख ट्रांसफर कर देना। मुझे बताओ ये 1 लाख रुपए आया कहां से, मुझे बताओ दोस्तों ये 1 लाख रुपए आया कहां से। भाई मशीनरी अकाउंट से तो आया 1 लाख रुपए, मशीनरी अकाउंट से। कहां से आया दोस्तों, मशीनरी अकाउंट से। बहुत आसानी से बता दूंगा, ध्यान समझते रहना, ध्यान समझते रहना। अब मशीन कब बेची थी, 2005 में अक्टूबर 1 को। भाई जिस दिन बेचूंगा उस दिन तो ट्रांसफर करूंगा, उस दिन तो अकाउंट बनेगा। दोबारा सुनना, मशीन डिस्पोजल अकाउंट कहता है मशीन अकाउंट से जब भी आप कोई मशीन बेचो तो पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर मैं यहां से बेचूंगा। सारी कैलकुलेशन मेरे अकाउंट में होगी बेचने वाली, ठीक है। तो उसने कहा 1 लाख की मशीन बेच दी। अब देखो 1 लाख की इसने मशीन भेज दी, ट्रांसफर कर दी किसको, मशीन डिस्पोजल अकाउंट को। अब इसने ट्रांसफर करी तो उसकी मशीन बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई। तो कम करने के लिए डेबिट करो दोस्तों, क्रेडिट करो, क्रेडिट। यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 1 लाख की मशीन मेरी चले गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब बताओ मेरी मशीन कितनी बच गई, बाय बैलेंस सीडी कितने की मशीन 4 लाख रुपए। और सही बात है या नहीं, अरे यहां से ट्रांसफर कर दिया वहां तो बढ़ा दिया, और यहां से भी तो कम करना पड़ेगा, यहां से भी तो कम हुआ है। तो 5 लाख की मशीन में से 1 लाख मैंने मशीन ट्रांसफर कर दी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो 5 लाख रुपए की मशीन जो मैंने 1 लाख की मशीन ट्रांसफर करी डिस्पोजल अकाउंट में, तो यहां से कम हुई नहीं हुई। तो यहां से कहां भेजी बताओ, यहां से कहां भेजी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। और कब भेजी, 2005 को अक्टूबर 1 को भेजी, अक्टूबर 1 को भेजी। और बैलेंस कब बच गया, 2006 में मार्च 31 में बच गया। ये अकाउंट तो क्लोज हो गया भाई। यही तो हुआ, 5 लाख की मशीन थी। क्या मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में चार्ज होगा। 5 लाख की मशीन थी, 5 लाख की मशीन में से 1 लाख की मशीन मैंने ट्रांसफर कर दी मशीनरी डिस्पोजल में। देखो यहां से एंट्री, ये कहां गया, मशीन डिस्पोजल में, और यहां कहां से आया, मशीनरी अकाउंट से। क्या बात क्लियर होती है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, पहला स्टेप बताया था कि पहले तो बैलेंसेस डालो, मशीनरी के बैलेंस डालो और प्रोविजन का बैलेंस। दूसरा स्टेप, जो भी मशीन आप बेचोगे, जो भी मशीन आप बेचोगे वो पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्रांसफर करता हूँ। मेरी 5 लाख की मशीन थी, 5 लाख में से 1 लाख में भेज रहा हूँ, तो मेरी 1 लाख की मशीन कम हो गई। तो मशीन को बढ़ाना हो तो डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कहा 5 लाख में से 1 लाख की मशीन कम होगी, तो मेरा बैलेंस बच गया। अब मेरी मशीन कितनी बची, 2006 में, साल के शुरू में 2006 में मेरी मशीन बच गई 4 लाख रुपए की। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर तो मशीन आ गई। ये कह रहा खुश हूं भाई, मैं तो बढ़िया हूँ कि भाई मुझे तो मशीन मिल गया, मैं बेचूंगा यहाँ पर। वो कह रहा बेचने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखना, बेचने से पहले एक बार जरूर ध्यान रखना कि आपने 1 लाख रुपए की मशीन बेचनी है, पर इसका डेप्रिसिएशन कहां पर है, प्रोविजन अकाउंट में। कह रहा भाई तू भी सुना, पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ने बोला मशीनरी अकाउंट से कि भाई जो भी तू मशीन बेचेगा पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। ठीक है, मशीन आ गई। कह रहा अब इससे बोला, किससे बोला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से बोला कि भाई जब भी हम कोई मशीन बेचते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन आपके पास होता है ना। बताओ इस 5 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन कहां पर है, यहीं पर है। तो इस 1 लाख में भी डेप्रिसिएशन कहां पर होगा, इसी के अंदर होगा। और मैंने कैलकुलेशन कर दी थी, वह टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सेलेबल मशीन। मैं लिख भी देता हूं, यहां पर लिखना, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन सेलेबल मशीन। सेलेबल मशीन में टोटल डेप्रिसिएशन ऑन अप टू 31 अक्टूबर 31 अप्रैल 2005, जो कि इंक्लूड है, विच इज इंक्लूडेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस, जो कि इंक्लूड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस। दोबारा बोल रहा हूं, विच इज इंक्लूडेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस। कितने का भाई इंक्लूड है, 40,000 रुपए का, 20,000 प्लस 20,000, पर 40,000 का इंक्लूड है। तो 40,000 का इंक्लूड है तो क्या करा हमने, मैंने कहा भाई देखो दोबारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या आता है, दोबारा समझ लो। ये इंटरप्रिटेशन अगर समझ गए ना तो पूरा अकाउंट आ जाएगा समझ में।
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ने पहले तो मशीनरी अकाउंट से कहा कि भाई जो मशीन बेचेगा तो मेरे पे ट्रांसफर कर, और इस 1 लाख में अभी तक तेरा इस अकाउंट के अंदर कितना जुड़ा हुआ है सर, देखो ध्यान से। पहले तो मैं यहाँ पर अक्टूबर 2005 में इस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ 1 अक्टूबर को टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने महीने का? 6 मंथ का। भाई कौन सा है ये वाला जो करंट ईयर में चार्ज होगा 10,000 रुपए 11 दोस्तों, ये 40 तो उसके अंदर इंक्लूड है 1,16,000 के अंदर, और ये 10,000 रुपए करंट ईयर में लगा है। देखो अप्रैल 2005 तो बैलेंस खत्म हो गया था, उसके बाद करंट ईयर हमारा 2005 ही तो है, तो उस टाइम कितना लगा 10,000 रुपए का। तो इस मशीन पे कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है टोटल? 50,000 का। 40,000 इसके अंदर है, 10,000 यहाँ पर है। तो मैंने कहा मशीन डिस्पोजल कहता है इस वाले अकाउंट से, इससे क्या था प्रोविजन से, कहता भाई जो हम मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन आपके पैसे पहले हमारे को ट्रांसफर करो। तो 2 जने से पूछता है, बेटा अगर आप इंटरप्रिटेशन समझ गए ना तो पता है ये मशीन डिस्पोजल बड़ा खतरनाक हो जाता है अगर समझ नहीं पाते तो। पहला मशीनरी डिस्पोजल ने मशीन से कहा कि अगर आप कोई मशीन बेचोगे तो वो हमारे अकाउंट में आएगा फिर बिकेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट ने ऊपर वाले अकाउंट ने मशीनरी अकाउंट ने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए। अपने तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। अब इस 1 लाख में अभी तक 50,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो कि 40,000 रुपए इंक्लूड है 116 में, और 10,000 रुपए अलग से इस साल का लगा है। तो भाई मशीनरी डिस्पोजल ने प्रोविजन से बोला जो हम 1 लाख की मशीन बेच रहे हैं इस पर डेप्रिसिएशन आपके पास है, विदाउट डेप्रिसिएशन चार्ज हम मशीन नहीं बेच सकते क्योंकि डब्ल्यूडीवी निकालनी होती है। तो कह रहा वो डेप्रिसिएशन आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा ठीक है। ये ट्रांसफर करेंगे तो बताओ डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा? मशीनरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में? 50,000 रुपए, 40,000 तो 1 अप्रैल तक में वैल्यू थी, और 10,000 करंट ईयर पर डेप्रिसिएशन लगाया तो कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया? 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। क्या बात समझ में आती है? और कब आया भाई? 2005 अक्टूबर 1 को ही। अक्टूबर 1 को ही क्यों? जिस दिन मशीन बेचेंगे इस मशीन की डिस्पोजल अकाउंट में वही डेट आएगी हर जगह। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए आ गया। क्यों आया डेप्रिसिएशन? पहले समझो डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों हुआ। भाई 1 लाख की मशीन है, अब 1 लाख की मशीन में मेरे को 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो मशीन कम करनी पड़ेगी, तो मैं इस साइड रख दूंगा तो 1.5 लाख नहीं हो जाएगा, तो मुझे क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा ना, सेम प्रोसीजर मशीनरी अकाउंट की तरह। ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों लगाया? यहाँ पर मैंने कहा था मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, प्रोविजन में चार्ज होता। जब जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा प्रोविजन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बताओ। मैं 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, वहां से प्रॉफिट में से 2.5 करोड़ बढ़ा देता, फिर डेप्रिसिएशन लगा रहा था, फिर प्रोविजन बढ़ रहा था, फिर डेप्रिसिएशन लगा रहा था, फिर प्रोविजन बढ़ रहा था। तो जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है मशीनरी अकाउंट में तब तब प्रोविजन बढ़ जाता है। प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिट साइड को बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करना पड़ता है, और क्रेडिट साइड को कम करना हो तो डेबिट करना पड़ता है। तो मैंने क्रेडिट साइड को बढ़ाना है क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, और जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन कम हो जाएगा। यहां से आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? तो मैंने कहा अभी तो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं करंट ईयर का 10,000 रुपए, तो इसलिए मेरे को क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा जिससे मेरी वैल्यू बढ़ जाए। प्रोविजन बढ़ता है डेप्रिसिएशन लगाने से। और देखो प्रोविजन कहां ट्रांसफर करना है इसको? अच्छा डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। कहां से आएगा ये? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। ये कहां था? ये 50,000 रुपए कहां शो हो रहा था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो हो रहा था ना दोस्तों। अच्छा यहाँ से आया तो ये कहां ट्रांसफर करेगा? ये जाएगा भाई मुझे भी ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कहानी को अगर समझ गए ना आप तो सब आपको समझ में आ गया। 2005 अक्टूबर 1 को कितना दोस्तों? कितना? 50,000 रुपए। 50,000 कैसे भाई? 40,000 रुपए, 40,000 प्लस 10,000। क्यों? दोबारा समझते हैं, इधर देखेंगे दोबारा। पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या कहता है? मशीनरी अकाउंट से भाई जो भी आप मशीन बेचोगे, जो भी, देखो आपको क्रॉस पोस्टिंग दिखाता हूँ कैसे हो रही है। ये 1 लाख रुपए दिख रहा है आपको? जो भी आप मशीन बेचोगे पहले हमारा अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे ट्रांसफर। भाई ये 1 लाख रुपए आपको दिख गया। मैंने कहा ये 1 लाख रुपए हमें दिखा, जो भी मशीन हमने बेची। कहां से आया था? क्रेडिट साइड से आया था। देखो ये रहा 1 लाख रुपए। देखो क्रॉस पोस्टिंग हुई ना, एक क्रेडिट और एक डेबिट। तो एक ने ट्रांसफर करा क्रेडिट करके, और यहाँ पर दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर होता है डेबिट होता है। तो आपको लेजर पोस्टिंग करनी आती है ना, एक अकाउंट से क्रेडिट होता है दूसरे अकाउंट में। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि देखो इससे पहले इसका प्रोविजन भेज दो, इसका डेप्रिसिएशन लगा दो। 1 लाख पर अभी तक 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाए, तो इसने क्या करा? डेप्रिसिएशन लगाने से प्रोविजन बढ़ जाता है, क्रेडिट करना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन निकालने से प्रोविजन खत्म हो जाता है, इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। और कहां भेजू? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कहां से आया था? 50,000 रुपए। देखो क्रॉस पोस्टिंग वो डेबिट था यहाँ पर, और यहाँ क्रेडिट हो गया, और क्रॉस पोस्टिंग हुई दोस्तों। कैसे हुई? क्रॉस पोस्टिंग हुई। देखो, और किस नाम कहां से आया था? प्रोविजन। तो बड़ा ही सिंपल है इंटरप्रिटेशन। मशीन 1 लाख आई कहां से? मशीनरी अकाउंट से। डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए कहां आया था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। यह तो नाम बदल गया। अब जब ये मशीन आई थी तो ये कहां भेज रहा है? ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज रहा है। और ये कहां भेज रहा है? ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज रहा है। कितना सिंपल है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बताओ कितने की बेची? बाय बैंक अकाउंट। अब यहां पर सेल कर दो, पहले तो उसको क्लोज कर दो। बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेची? अक्टूबर 1 को ही।
भाई जिस दिन मशीन बेच रहे हो पूरी मशीन डिस्पोजल में एक ही डेट आएगी, अक्टूबर 1 आएगी। बाय बैंक अकाउंट कितने की बेची मशीन, कितने की बेची दोस्तों, मैंने 60,000 की मशीन बेची थी। देखो अब मेरा प्रॉफिट निकल आएगा, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, 1,10,000 रुपए, और यहाँ टोटल 1,10,000 आया, यहाँ टोटल कितना आ गया 1,10,000 को, 1 लाख की मशीन थी, 1,10,000 की वैल्यू मिल गई, तो 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये कब होगा, अक्टूबर 1 को ही होगा। और 2 पीएनएल अकाउंट लिख के लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, क्या सेम प्रोसीजर वही है, बट क्या हो रहा है, मशीन के अकाउंट में ना करके कहाँ चार्ज कर रहे हैं हम, डिस्पोजल में। तरीका समझ में आया, तरीका क्या कहता है, मशीन डिस्पोजल, पहले मशीन जो मशीन बेच रहे हो मशीन के अकाउंट से ले लो, फिर दूसरा, और इस मशीन जो बेची उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, वो मशीन की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में था, वहां से निकाल लो, वहां से निकालोगे तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा और यहाँ ट्रांसपोस्टिंग होकर क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ऐसे करते हैं क्लोज। क्लियर हुआ, बस ये बात हमेशा ध्यान रखना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और इसके अंदर कितना जुड़ा हुआ है। क्लियर, अब इसको तो क्लोज कर दिया मशीन, इसको अकाउंट अब यहाँ भी क्लोज कर दो, तो 2006 में पहुंच गया साल के एंड में 31 मार्च। अब मेरी बात सुनो, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, जो रिमेनिंग मशीन बच गई है, मुझे बताओ, रिमेनिंग मशीन जो बच गई इस पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना करंट ईयर पे, ये यूज नहीं होगी क्या, होगी। तो मैंने कहा बताओ इस पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, एट द रेट 20%, स्ट्रेट लाइन मेथड, 4 लाख का 20% कितना होता है, 60,000 रुपए, 80,000, 4 लाख का 20% कितना हो गया दोस्तों, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन करंट ईयर पे लग जाएगा, तो करंट ईयर पे इस पे डेप्रिसिएशन कौन सी वाली मशीन पे लगा रहा हूं मैं, जो मशीन बच गई है, और 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, इसको मत भूल जाना, गलती कर जाओगे। कितना होगा, 4 लाख का 20%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए, नहीं तो इसकी भी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती। 80,000 रुपए, अब मैं अकाउंट को क्लोज कर दूंगा, अब मेरा आ जाएगा बैलेंस। क्या बचेगा बैलेंस, यहाँ बचेगा, देखो बीडी यहाँ पर है तो सीडी यहाँ पर आएगा, टोटल कर देंगे 1,16,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000, कितना आ गया 2,06,000, 2,06,000, इसको कहाँ कर दे, यहाँ करना था टोटल 2,06,000। अब 2,06,000 में से 50,000 चले गए तो कितना बच गया 1,56,000, 1,56,000, तो कितना बच गया 2006 में मार्च 31 में, टू बैलेंस सीडी 1,56,000। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, अब 4 लाख की मशीन पे अगले साल 2006 में, अब मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, 2006 में अप्रैल 1 को क्या बैलेंस दिखेंगे, बैलेंस जो दिखेंगे ध्यान से सुनो, मशीन कितने की रह गई, मशीन रह गई 4 लाख रुपए की, और इस पे डेप्रिसिएशन अभी तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना बचा, प्रोविजन फॉर डेप में 1,56,000 रुपए, इसका मतलब समझ में आया अब आपको, 4 लाख की मशीन पर आप 1,56,000 का डेप्रिसिएशन बचा है। अगले साल फिर वही कैलकुलेशन करूंगा, अगर फिर 1 लाख की मशीन बेची, फिर 1 लाख की मशीन बेचने में फिर वही कैलकुलेशन करूंगा, और फिर जाकर मैं सारा काम वैसे ही तरीके से करूंगा। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है, 2 बार इसको ट्राई करो, वही इंटरप्रिटेशन लगाओ। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंस सीडी डालना, बैलेंस बीडी डालना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी डालना। और दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि आप पहले जो मशीन बेच रहे हो उसको मशीन के अकाउंट से ले लो, और उसका जो जितना डेप्रिसिएशन लगा वो प्रोविजन अकाउंट से ले लो, फिर बेच दो, और बेचने में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ डाल दो, उसके बाद टोटल कर दो, मशीन के अकाउंट का टोटल कर दिया, और मशीन अकाउंट का टोटल करने के बाद आपको क्या हुआ, मशीन के अकाउंट का टोटल करने के बाद करंट ईयर में जो रिमेनिंग मशीन बच गई उसका डेप्रिसिएशन लगा दो, खत्म हो गया अकाउंट। आया समझ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे करते हैं, तो क्या है, अगर आपने मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया तो फिर ये और सिंपल हो जाएगा और आगे चले जाएगा, बट डिपेंड करता है आपको दोनों सीखना है, दोनों से सीखना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है कि कोई सही बनाओ। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब जो रिमेनिंग पार्ट है याला, रिमेनिंग पार्ट है याला, जो याला पार्ट है आपके पास विदाउट डिस्पोजल अकाउंट, मैं कल सिखाऊंगा, पहले इस पे क्वेश्चन करना है। और मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ याला तरीके से, मैं याला होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। 1 अप्रैल 2006 में एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2006 में ये मशीन का बैलेंस कितना बचा है, ये एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2006 का है, 6 का है, ठीक है। 1 लाख की मशीन सोल्ड कर दी ऑन 1 अक्टूबर 2006 में, वो भी बेची, 1 लाख की मशीन बेच दी। और 1 लाख की मशीन कहां से होगी, इसी में ऊपर बेची थी ना 5 में से 1 लाख की मशीन, और वो बेच दी, हमने बेच दी 70,000 की, 70,000 की बेच दी, 70 की नहीं बेची, 40,000 रुपए की बेची, जो कि खरीदी थी। ये 1 लाख की मशीन कब खरीदी थी, विच वॉज परचेज
विच वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2003 को खरीदी थी, वही सेम प्रोसीजर ऊपर। तो बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट विद डिस्पोजल। तो सर कैसा होगा, पहले बैलेंस शीट ट्रांसफर, फिर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा कि जो मशीन में बेच रहा हूं 1 लाख रुपए में, इस पे अभी तक 1 अप्रैल 2006 तक में कितना डेप्रिसिएशन इसके अंदर जुड़ा हुआ है और करंट ईयर का कितना है, सेम प्रोसीजर। फिर वो निकालूंगा टोटल करके, फिर निकालूंगा प्रोविजन से डेप्रिसिएशन और मशीनरी से मशीन निकालूंगा, मशीन डिस्पोजल में आ जाएगा, फिर जाके ट्रांसफर करके लॉस कैलकुलेट करेंगे। आपका ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में इसको कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा पहले आते ही, फिर इसी दोनों क्वेश्चन का विदाउट डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखेंगे। अगली क्लास में यही दो रहेगा, उसके अगली क्लास में हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।